चलिए क्वेश्चंस कुछ बनाए थे आप लोग, सॉल्व किए थे क्वेश्चन। मॉड्यूल लेके आए हैं सब लोग? उसको निकालो, एंटीना ठीक। हाँ उसको निकालो, अब एंटीना ठीक पकड़ेगा। एंटीना रखे हो कि नहीं? एंटीना एंटीना है कि नहीं? नहीं है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा लेट से करेंगे, पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं कंप्लीट। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हेडिंग दीजिए। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। यहां बैठा दें? तुमसे भी आगे निकल रहा है वो, तुमको चैलेंज कर रहा है। मैथ क्लास में आप लोग टाइम पे आ जाए कीजिए, ठीक है? सर बहुत गुस्सा रहे थे। तुमको नहीं कर रहे हैं क्या? आ गए थे? आओगे कब से? कल से? चलिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हैं। सारा कहानी एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन के क्या मायने हैं, क्या क्या मीनिंग हो सकता है? एक्सेलरेशन यदि कोई बॉडी के पास है तो इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है आपके जानकारी के अनुसार? अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी पोजेस? ठीक है, क्या होगा बताइए। ठीक है। हाँ, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक, और क्या क्या हो सकता है? बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक, और क्या क्या हो सकता है? बोलिए। ऐसा हो सकता है क्या कि बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन है लेकिन बॉडी का वेलोसिटी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे जीरो है? हो सकता है। नहीं हो सकता है? गया ऊपर, जीरो हुआ, एक्सेलरेशन तो था उसके पास। हो सकता है। तो हम एक्सेलरेशन की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब द फ्रेम हैविंग जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन इसका मतलब कोई ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। इसका मतलब द फ्रेम कैन हैव रेस्ट स्टेट। मतलब वो फ्रेम रेस्ट पे हो सकता है, और क्या हो सकता है?
frame may have constant velocity। ठीक है, मतलब कोई कोई फ्रेम के पास एक्सेलरेशन नहीं है तो उसका रेस्ट स्टेट भी हो सकता है, वो रेस्ट में भी हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। ठीक है, ऐसे फ्रेम को हम क्या मानते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ होल्ड इन किसमें? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन सेकंड लॉ होल्ड करेगा। यदि ऐसा फ्रेम जो कि इनर्शियल नहीं है, तो कौन सा फ्रेम इनर्शियल नहीं होगा? पहले इनर्शियल फ्रेम कौन कौन हो सकता है? वो फ्रेम जो रेस्ट में हो, या वो फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, या कहने का मतलब वो फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो? 0। तो वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अब ये रिलेटिव टर्म है। जैसे हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को हम लोग मान लेते हैं इनर्शियल फ्रेम। कब? जैसे कोई ऑब्जेक्ट यदि मान लीजिए अर्थ के ग्राउंड सरफेस से मान लीजिए 100 मीटर या 200 मीटर ऊपर है, ठीक है, तो अब उसको ऑब्जर्व करना है, उसका बॉडी को ऑब्जर्व करना है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, तो हम अर्थ के फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा बॉडी है तो उसका रोटेशन जो हो रहा है या उसका अपना जो मोशन हो रहा है, वो उसका एक्सेलरेशन जो है वो उस बॉल के रिस्पेक्ट में काफी कम है। बॉल जो नीचे से ऊपर से गिर रहा है उसका एक्सेलरेशन और अर्थ का अपना एक्सेलरेशन दोनों में काफी अंतर है। तो उस केस में हम लोग अर्थ को इनिशियल फ्रेम मान सकते हैं। कब नहीं मान सकते हैं? जब हम मोशन रिलेट कर रहे हैं अर्थ और अदर किसी प्लैनेट का, मतलब अर्थ का कर रहे हैं और जुपिटर का कर रहे हैं, उस केस में अर्थ के एक्सेलरेशन को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जब एक्सेलरेशन नेग्लेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। समझ गए बात को? तो जब हम ऐसा रेफरेंस कोई ले रहे हैं जहां पर कि अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, उस केस में अर्थ के रेफरेंस को हम ये इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस ले सकते हैं, वहां के उसके एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग 99% केसेस में हम लोग यही मान के चलेंगे कि अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम है, मतलब अर्थ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रेस्ट पर है। हम लोग ये मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और न्यूटन सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा है, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये वैलिड किस में है? ये काम किस में करता है? जो इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, इसका हम मीनिंग आपको बताते हैं कि कैसे ये हम लोग इसको रिलेट कर पाते हैं। अब इसके इधर जैसे हमारे नॉन इनिशियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसकी खासियत क्या है कि ऐसा फ्रेम which has नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ऐसा फ्रेम जिसके पास एक्सेलरेशन 0 नहीं है। इसका मतलब है कि उसके पास वेलोसिटी में चेंजेस है, ऐसा फ्रेम जिसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, हम कह सकते हैं ऐसे फ्रेम के बारे में। अब यदि हम ऐसा एक दो फ्रेम लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे कि क्यों हम लोग एक इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं। y डैश x डैश, यहां x और ये y, इस सेंटर पॉइंट को हम o ऑरिजिन कह रहे हैं, इसको o डैश कह रहे हैं। एक पार्टिकल मानते हैं हम यहां पर है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट उसका मान लेते हैं p है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर हम देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, इसका नाम हम S रख रहे हैं और इसका S डैश। S जो है वो इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम या तो रेस्ट पर होगा और
उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब जिसका एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा इसके पास। अब क्या है कि इसका, हम इस ऑब्जेक्ट का इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं, तो हम उसको आर ले रहे हैं, और इसके रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो इसको हम आर डैश बोल रहे हैं। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर किसका, ऑब्जेक्ट का इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ये पोजीशन वेक्टर ऑब्जेक्ट का नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ ये लेंगे हम, इसको हम आर बोल रहे हैं। आर, कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। आर वो पोजीशन वेक्टर है जो कि इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम का पोजीशन बता रहा है, समझ गए। और नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड है, तो ये एक्सेलरेट करेगा, इसका मतलब है कि पोजीशन फिक्स नहीं रहेगा। और जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम चेंज करेगा तो ये आर डैश भी चेंज करेगा। और ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, सपोज मोशन कर रहा है, तो आर भी चेंज करेगा, आर भी चेंज करेगा, आर डैश भी चेंज करेगा, और कैपिटल आर भी चेंज करेगा। तो ये आर जो चेंज करेगा, मतलब ये आर क्या अभी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पार्टिकल का पोजीशन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। और ये आर डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, किसी टाइम टी पर, एट एनी टाइम टी पर कर रहा है, ध्यान समझिएगा। और आर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ये सारा हम लिख भी देंगे। अब आपको यह समझना है कि यदि हम आर की बात कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। आर डैश क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और आर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू, समझ पाए। तीनों चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आर है, ठीक। अब तीनों चेंज होगा तो हम क्या जानते हैं, दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, एक वेक्टर आर है, एक आर है, स्मॉल आर है। तो यदि हम ये वेक्टर आर डैश लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, आर डैश बराबर क्या लिखेंगे, आर डैश वेक्टर बराबर क्या हम लिख सकते हैं, वेक्टर आर माइनस कैपिटल आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। वेक्टर का यदि रूल आपको याद हो तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हाँ, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में दो वेक्टर यदि टेल टू टेल ऐड हैं तो जिधर रिजल्टेंट वेक्टर का हेड होगा वो ज्यादा, उसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो आर माइनस कैपिटल आर करेंगे, तो ये वैल्यू मिला हमें। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और कैसा करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन करना है तो यहां क्या लिखेंगे, d2 r डैश बाई dt स्क्वायर बराबर d2 r वेक्टर डिवीजन में dt स्क्वायर माइनस d2 r डिवीजन में dt, ऐसा लिख सकते हैं dt स्क्वायर। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा एक्सेलरेशन, ए डैश करेगा
और ये ए और ये माइनस कैपिटल ए ले लेते हैं। तो ये जो ए डैश है ये एक्सेलरेशन है किसका? ऑब्जेक्ट का। किसके रिस्पेक्ट में? ए डैश क्या है? ए डैश जो है वो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनिशियल फ्रेम। ए क्या है? एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ए क्या है? एक्सेलरेशन है नॉन इनर्शियल फ्रेम का विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, सबसे पहले यहां तक राइट डाउन कीजिए, तो यहां तक लिखिए, वहां से स्टार्ट कीजिएगा, इसको बाद में लिखिएगा। उत्कर्ष पांडे, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये कैसे आया? समझ में आया? कैसे आ गया? रिएक्टेंट प्रोडक्ट। डरा क्यों रहे हो? जवाब दो, डराओ मत। ये सब बोल के डराते हो हमको? बोलो। ठीक। वो बता रहा है जो आर डैश है वो बता रहा है ई का पोजीशन बता रहा है नॉन इनिशियल फ्रेम के टर्म में, और वो जो है आर डैश जो है वो ई का पोजीशन बता रहा है इनिशियल फ्रेम। आर डैश नहीं, आर डैश में आर वेक्टर बोल रहे हैं। आर वेक्टर जो है
स्मॉल आर की कैपिटल आर? मेला जुला के बात ये है कि नहीं समझ में? उसी को बोलते हैं कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बता नहीं पा रहे हैं मतलब। हाँ, अच्छा फोटो खींचने किसको आता है? अच्छा से फोटो खींचने किसको आता है? मतलब फोटोग्राफी किसको बेहतर आता है? अभी प्रोस्पेक्टस और पोस्टर के लिए चाहिए फोटोज, तो आप लोग बैठिएगा, फोटोज खींच लीजिएगा आईसी से। प्रोस्पेक्टस बनने वाला है, उसके लिए चाहिए, नए सेशन के लिए। अरे मेरा ये कहना नहीं है, जो मतलब मार्केटिंग वाले हैं वो कहते हैं कि फोटो खींच के भेजिएगा। हो गया? लिख लिए? हो गया? लिख लिए सब लोग? देखिए, लिख लिए? यहां तक कंप्लीट हो गया ना? अब देखिए यहां पर, अभी लिखिए मत, देखिए यहां पर m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड में, तो m a यहां लिख सकते हैं, और यहां m कैपिटल A ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, ये खासियत क्या है कि ये जो फोर्स हुआ इसको हम मान लेते हैं F डैश मान लेते हैं,
और इसको हम F बोल रहे हैं, और ये रियल, रियल क्यों कह रहे हैं आगे बताते हैं। ऐसे लिख रहे हैं इसको, लिखने का जस्ट तरीका है। अब क्या हुआ कि ये जो रियल फोर्स मतलब वो फोर्स जो बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में देखने पर, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखने पर वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। और जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को, तो उसमें हमको जो इनर्शियल फ्रेम के थ्रू लगा फोर्स और उसमें ऐड करना पड़ रहा है नेगेटिव वेक्टर किसका, m इंटू ए का। m इंटू ए मतलब उस बॉडी का मास, जो बॉडी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका मास, और ये एक्सेलरेशन किसका है, ये एक्सेलरेशन है नॉन इनर्शियल फ्रेम का, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो यदि हमको समझना यह है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से हमको फोर्स को एक्सपीरियंस करना है, तो उस ऑब्जेक्ट का फोर्स जो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में है और माइनस करेंगे यानी नेगेटिव वेक्टर ऐड करेंगे किसका, उस बॉडी का मास और उस फ्रेम का एक्सेलरेशन जो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका एक छोटा सा बेस्ट एग्जांपल देते हैं, 2-3 एग्जांपल से इसको हम और समझाएंगे आपको। ये हमारा फाइनल रिलेशन है जो आपको याद रखना है, इसको कैसे हम लोग रिलेट करेंगे जस्ट एग्जांपल में देखिए। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि आज तक आप लोग लिफ्ट में चढ़े हैं, कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ है लिफ्ट में चढ़ने का? दरवाजा लगाओ, विशाल लगाओ उसको। ऊपर, हाँ उसको, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। तो लिफ्ट में चढ़े ना कभी, कैसा महसूस होता है जब लिफ्ट ऊपर जाता है, तो कैसा महसूस होता है? डर लगता है। यहां भावनाओं की बात नहीं हो रही, फिजिक्स की बात हो रही है। डर लगता है, ऐसा लगता है ऊपर कोई खींच रहा है। लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो उस समय आपको यह फील होता है कि जमीन पर हम ज्यादा फोर्स दे रहे हैं, जो लिफ्ट का फ्लोर है ना उस पे मेरा वजन ज्यादा महसूस होता है, ठीक है। और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, एक्सेलरेटेड की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी तो लिफ्ट जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? देखिए, मान लीजिए लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे है, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना, उसको थर्ड फ्लोर पे जाना है मान लीजिए, तो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाते समय उसका स्पीड बढ़ेगा, नॉर्मल स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि रेस से चलना स्टार्ट किया है, बढ़ेगा, सेकंड तक बढ़ता रहेगा, और सेकंड के बाद उसको चूंकि थर्ड फ्लोर पे उतरना है, रुकना है वहां पर, इसलिए सेकंड फ्लोर के बाद उसका स्पीड घटना शुरू हो जाएगा। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन होगा, 0 से सेकंड फ्लोर में पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ, और सेकंड फ्लोर के बाद जब थर्ड फ्लोर के लिए जाएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसको रुकना है, ठीक है। तो आप 0 से 2 फ्लोर के लिए महसूस करेंगे कि आप उसके फ्लोर पर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, आपका वजन बढ़ा हुआ, आपको लगेगा, एक्सपीरियंस होगा कि मेरा वजन बढ़ा हुआ है, हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं उसके फ्लोर पर, कहीं फ्लोर टूट ना जाए, ऐसा होता है भी, आपको लगेगा, फील होगा। खास करके जो जिसका वॉल ट्रांसपेरेंट होता है ना, कभी मॉल में जाइएगा, पीएन मॉल में या कहीं और मॉल में भी आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आप ऊपर आ रहे हैं, आपको लगेगा कि ग्राउंड से हम ऊपर उठ रहे हैं, और मतलब सब कोई आपको धीरे धीरे पीछे जाते हुए नजर आएंगे। उसका भी यूज है यहाँ, अभी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है मान लीजिए, सपोज करें, कांस्टेंट हो जाएगा नहीं, और जब लिफ्ट नीचे आने लगेगा तो आपको लगेगा कि मेरा वजन कम होता जा रहा है और फ्लोर पे हम कम फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए कि सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए कि लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ध्यान समझिएगा, जो फील करा रहे हैं समझिएगा, तब आप आंसर बता पाइएगा अच्छे से। मान लीजिए लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आप भी नीचे आ रहे हैं, आपका पैर लिफ्ट के कांटेक्ट में है, ठीक है, क्योंकि अभी आपका भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मान लीजिए सेकेंड केस में लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है नीचे आने का वो g के बराबर हो जाए। कहने का मतलब लिफ्ट नीचे जब आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन g के बराबर है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फ्री फॉल कंडीशन हो गया, यानी कि लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, फ्री फॉल कर रहा है। और जब वो एक्सेलरेशन उसका होगा तो आपका भी वही एक्सेलरेशन होगा, तो आप उस लिफ्ट के फ्लोर पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे? 0 लगा रहे होंगे, ठीक है, 0 लगा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में लिफ्ट का वेलोसिटी 0 हो गया है ना, समझ पाए इस बात को?
तो नॉर्मल रिएक्शन आपको मिलेगा ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन आपको मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब आप उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे। नहीं समझ में आया? ऊपर से निकल गया, तुमसे तो पूछेंगे नहीं, तुम तो वहां पर रिजल्टेंट ऊपर था और प्रोडक्ट नीचे था। आइए इसमें ध्यान देते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें क्यों हम यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ग्राउंड सरफेस है, एक ऑब्जर्वर यहां है ए ग्राउंड पर, और लिफ्ट में एक मास रस्सी से लटकाया हुआ है जिसका m मास है, और एक ऑब्जर्वर यहां बैठा है बी। लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, ठीक, समझ गए? लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, तो इसके अनुसार हम चलेंगे। तो लिफ्ट जो ऊपर जा रहा है, तो ये ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा कि ये मास जो m है वो कितने एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, ए से। तो फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ ए, हम ऑब्जर्वर ए के रेफरेंस से देख रहे हैं, तो उसका एबिलिटी क्या बनाएंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, तो उसके अनुसार न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं। तो ये मास जो है ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, टेंशन ऊपर टी लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है इस पर? नहीं लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, लिख सकते हैं क्या? ये इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं इसके लिए। अब बात करेंगे फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ बी के रेफरेंस से क्या होगा? बी मतलब जो उस लिफ्ट में जो क्या होता है, लिफ्ट में जो एक गार्ड होता है ना, बहुत सारे लिफ्ट में आप गार्ड देखे होंगे, वो किनारे स्टूल पे बैठा रहता है, होता है ना। वो गार्ड का काम ही है कि लिफ्ट खोलना, लोग इंटर करेंगे, लिफ्ट बंद करना, पूछ लेना सर आप कौन से फ्लोर पे जाएंगे, वो फ्लोर दबा देना, आप उसमें चले गए, लिफ्ट खोल देना, उसका काम है। उसका इसलिए काम जरूरी है क्योंकि लिफ्ट का डोर जब तक बंद नहीं रहेगा तब तक लिफ्ट ऊपर जाएगा नहीं। तो वो बहुत सारे लोग हैं कि वो डोर बंद करना जरूरी नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि ये मेरे लिए नहीं बना, निकल जाते हैं और छोड़ देते हैं। ऊपर वाला बेचारा, उसको नीचे जाना है, वो जा ही नहीं पा रहा है, ऑफिस में लेट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका ये ऑब्जर्वर जो है, जो लिफ्ट में बैठा है, उसको क्या लगेगा कि ये जो मास m है, ब्लॉक जो है, जो रस्सी से टंगा हुआ है लिफ्ट में, ये इसका वेलोसिटी कितना है? 0 है, रेस्ट पे नजर आएगा ना। तो ये ऑब्जर्वर के अनुसार यदि हम इसका स्टडी करेंगे तो क्या लिखेंगे? T माइनस mg इज इक्वल टू 0, T बराबर mg, ऐसा लिखेंगे। तो ये सही है या ये सही है? दोनों सही कैसे हो सकते हैं? एक के रिस्पेक्ट में बॉडी एक्सेलेरेटेड है, एक के रिस्पेक्ट में बॉडी रेस्ट पर है। हाँ ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है, इसलिए ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि हमको, ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है ए एक्सेलेरेशन से ऊपर, तो हम चाहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं और उससे हमको एग्जैक्ट रिजल्ट निकल के आए कि आखिर ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर जा रहा है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ऊपर जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो मेरा ये कहना है कि हमको यदि न्यूटन सेकंड लॉ ऐसे फ्रेम, जो फ्रेम नॉन इनर्शियल है, मतलब ऑब्जर्वर बी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ना। क्यों है? क्योंकि ऑब्जर्वर बी का जो फ्रेम है वो ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, वो एक्सेलेरेटेड फ्रेम है, और ग्राउंड को हम क्या मानते हैं? इनर्शियल फ्रेम, मतलब जिसका एक्सेलेरेशन 0 है, ठीक है। तो मैंने लिखा भी था कि न्यूटन सेकंड लॉ इनर्शियल फ्रेम में होल्ड करता है। तो इस फ्रेम में हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, तो हम ये एक्सप्रेशन लिख दिए। लेकिन जैसे ही हम इनर्शियल फ्रेम की जगह पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए तो ये रेस्ट पे नजर आया, इसीलिए हम ये एक्सप्रेशन लिखे। अब दोनों में कोई एक ही सही है, ठीक है। तो यदि हम चाहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी होल्ड करे, तो उसके लिए हम एक अलग से फोर्स को
ऐड करते हैं, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है, अपने मुताबिक देख लीजिएगा। बहुत साल हो गया हमको लिखे हुए, कभी कभी बीच बीच में लिखते हैं। अरे पढ़ ले रहे हैं ना, अब उसके रिसर्च नहीं करना है। आप लोग अभी हिंदी कितना है अच्छा हम जानते हैं। चलिए, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं जीरो फोर्स, फिक्सियस फोर्स बोलते हैं, जो एग्जैक्टली बॉडी पे लगता नहीं है, वो फील होता है। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही हम उसको लगाएंगे। साथ ही साथ एक बात को और हम लोग इस बात को समझेंगे कि जिधर फ्रेम मोशन कर रहा है, ध्यान रखिएगा, जिधर फ्रेम मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। देख रहे हैं, वो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम था वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा था। ठीक है, तो ये जो m इंटू ए एक्सेलरेशन और मास मिलकर बना, वो नेगेटिव एक्स में दिखा रहा है। यानी कि जिधर नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम उस बॉडी पर फोर्स दिखाएंगे। कब? जब हम उसको ऑब्जर्व किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एफ डैश, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब इनर्शियल फ्रेम में रखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखेंगे तो हमको रियल फ्रेम के साथ साथ उसमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके अनुसार हम क्या करेंगे कि यदि इसके अनुसार हम ऑब्जर्व करेंगे इसको, तो यहां पर एक अलग से फोर्स ऐसे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन फ्रेम का पॉजिटिव वाई में है तो नेगेटिव वाई में एक एक्सेलरेशन आएगा, और साथ साथ मल्टीप्लाई इस मास को करेंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। नाउ अब क्या देखेंगे? T माइनस एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू, तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू, मैच किया? समझ पाए बात को? अब दोनों सेम रिजल्ट देगा। अब जो टेंशन फोर्स है यहां भी और यहां भी सेम रिजल्ट देगा। टेंशन फोर्स कितना होगा यहां? तो T बराबर होगा M कैपिटल G प्लस, यहां भी T बराबर क्या होगा? कैपिटल G प्लस A होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, यहां टेंशन फोर्स क्या हो गया? कम आ गया। अरे ये मान लीजिए 10 है और ये प्लस 5 तो 15 हो गया ना, तो यहां तो 15 नहीं हो रहा है, यहां तो 10 ही रह जा रहा है, तो यहां टेंशन फोर्स कम हो रहा है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है टेंशन फोर्स का, क्योंकि फ्रेम कैसा रहा गया हमारा? नॉन इनर्शियल तो रहा ही, लेकिन हम सीडो फोर्स ऐड नहीं किए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमको उसको स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीडो फोर्स, अदरवाइज हम फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू अचीव नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आया? ठीक, तो इसमें हमको करना क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल, इसको यहां तो सीडो फोर्स लिख दिए हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके और बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी ट्रेन में सफर किए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हो, जमाई आ रहा है, ठीक है, फिर बोलेंगे कि समझ नहीं आ रहा है सर, रिवीजन करा दीजिए। हम तो चाहते हैं कोई बोले हमको रिवीजन कराने, इतना बेहतरीन ढंग से रिवीजन कराएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर फोकस कीजिए। ये इंपॉर्टेंट फ्रेम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यदि नहीं ध्यान दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, फिर हाथ से निकल जाएगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि ट्रेन में, जैसे मान लीजिए ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं, ठीक है, तो दो तरह के ऑब्जर्वर, तीन तरह के ऑब्जर्वर हम दिखाएंगे आप। ठीक है, आप फील भी कीजिएगा ऐसा सही में होता है, एकदम रियल ऑब्जर्वेशन होगा। तो मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म है कोई ट्रेन का, यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है। ठीक है, एक बॉक्स रखा हुआ है प्लेटफॉर्म पर, एक आदमी यहां खड़ा है, एक ऑब्जर्वर, ये इसको हम P नाम देते हैं, ये रेस्ट पर है, तो ये उस बॉक्स को देखेगा तो वो इसके रिस्पेक्ट पे वो रेस्ट पे रहेगा। मान लीजिए कि एक आदमी है
जो एक ट्रॉली पर खड़ा है, इस ऑब्जर्वर को हम बी क्यू नाम देते हैं। ये ट्रॉली पर खड़ा है और ट्रॉली जो है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों बॉक्स जो कि कांस्टेंट रुका हुआ है, रेस्ट पर रखा हुआ है, बॉक्स अपने अपने आप तो मूव करेगा नहीं, ठीक है। एक ऑब्जर्वर जो प्लेटफॉर्म पर रेस्ट पर है उसको हमने पी नाम दिया, इसके रिस्पेक्ट में ये बॉक्स क्या होगा, रेस्ट पर होगा। सेकेंड ऑब्जर्वर एक ट्रॉली पर बैठा हुआ है और वो ट्रॉली v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर क्यू है। और एक जो थर्ड ऑब्जर्वर है वो भी एक ट्रॉली पर, इसका नाम हम एम देते हैं, लेकिन ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। तीन ऑब्जर्वर हैं। आपको बताना है कि एफबीडी उस बॉक्स का तीनों अलग अलग ऑब्जर्वर के फ्रेम में, मतलब P जब देखेगा तो उसका एफबीडी क्या होना चाहिए, Q जब देखेगा तो उसका एफबीडी क्या होना चाहिए, और जब M देखेगा तो उसका एफबीडी क्या होना चाहिए। अभी आप माइंड में सिर्फ सोचिए, हम अब फिर से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं आपके सामने, आप उसको रिलेट कीजिएगा, ठीक है। यदि हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू P के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इस तरह से है, ग्राउंड सरफेस ऊपर नॉर्मल लगेगा और नीचे mg लगेगा, ठीक। ये दो फोर्सेस लगेंगे बॉक्स पर और कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब आते हैं हम लोग एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, चूंकि उसका फ्रेम कैसा है, फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम है तो बॉडी पर जो भी नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं वही कंसिडर होंगे, कोई भी सीडो फोर्स कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि इसका फ्रेम भी इनर्शियल है। तो यहां पर नॉर्मल लगा और यहां mg लगा। लेकिन यदि हम एफबीडी m के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा मास ये हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, और साथ ही साथ जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो इसलिए एक मास और एक उसका प्रोडक्ट, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, मास किसका, ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का। तो एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। इसका मतलब है कि यदि इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस बॉक्स को हम देखेंगे तो वो एक मास इंटू ए, यानी कि इतने फोर्स से वो पीछे जाता हुआ नजर आएगा, पीछे जाता हुआ आपको यहां भी नजर आएगा, इसमें भी, लेकिन वो आपको एक्सेलेटेड नहीं नजर आएगा। वो जैसे बॉक्स रखा हुआ है, आप एक ट्रॉली है, वो ट्रॉली कोई आदमी धकेल रहा है, आप देखे होंगे स्टेशन के पास में बॉक्स ले जाने के लिए एक ट्रॉली होता है ना, प्लेटफॉर्म पर ट्रॉली होता है, एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह ले जाता है, उस ट्रॉली पे कुछ लोग, कोई बच्चा या कोई आदमी बैठा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो वो आदमी यदि कांस्टेंट स्पीड से, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो वो बॉक्स रखा हुआ जो है उसके नजर में तो वो मोशन करेगा, उसको लगेगा ना वो पीछे जाता हुआ नजर आएगा, कांस्टेंट स्पीड रहेगा, लेकिन वो एक्सेलेटेड नजर नहीं आएगा, ठीक है। बस वो लगेगा कि हाँ से ही जा रहा है। तो एक्सेलेटेड किसके नजर आएगा, जब हम देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में वो पीछे जाता हुआ नजर आएगा, और उस पर पीछे न जाता हुआ नजर आएगा। और यदि हमको स्टडी करना है, उसको स्टडी करना है हमको न्यूटन्स लॉ के अनुसार, और उस पर लगने वाले फोर्सेस दिखाने हैं, तो ये हमको दिखाना पड़ेगा। अब उसके रिस्पेक्ट में जब ये देखेंगे तो चूंकि बॉडी मोशन नहीं कर रहा है, तब ये सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। ये तो बैलेंस होगा ही, एक इधर फोर्स लगेगा, समझ गए। तो ये दो चीजों को सेपरेटली उतार लीजिए अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। अनमोल वतन, हाँ गुस्सा क्यों रहे, बोलो फिर तो। समझ में आया, उतार के देखते हैं, ऐसा भी होता है।
90% को समझ में नहीं आया है। आपको ये जानना चाहता है कि हमको समझ में नहीं आया कि आया है, एक बार हमसे पूछ लीजिए, हम बता दें। कितना % समझ में आया है नहीं आया है वो भी पूछेगा तो बता देंगे। हाँ, आपके जन्म से पहले से ये काम कर रहे हैं, कुछ तो अनुभव होगा ना आपके जन्म से पहले से। ईयर क्या कीजिएगा जाएंगे? 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्या एक्स एक्सपर्ट? 2008 में तो मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था। सीडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही एक्सपीरियंस होगा। आप इनर्शियल फ्रेम में रहेंगे तो सीडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। समझ गए? सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। कुछ पॉइंट्स लिखा देंगे और जो बॉटम लाइन है बात का वो भी लिखा देंगे। फोटो खींच लेते हो तुम ना? खींच लेता है फोटो? खींच लेना। कितना मार्क्स आ रहा है टेस्ट में सबका? माइनस में? माइनस में भी आ रहा है क्या किसी का? नहीं मिला है? अच्छा, आज शाम को तो आ ही जाएगा रिजल्ट। कौन टेस्ट नहीं दिया है? उसका तबीयत ठीक नहीं है उसका। मैं उसको बुखार लगा था तब आइसक्रीम खा ली क्या? कल तुम दिया था टेस्ट, कितना आ रहा है? आ? क्यों क्यों नहीं मैच किए? आंसर की भेजा क्यों जाता है? सैटरडे को ही आंसर की अपलोड कर दिया गया था ना, तो आपको मैच कराना चाहिए था ना। रिजल्ट तो आना ही है। वाह रे वाह। %75 से ऊपर आ जाएगा ना, 75 से। डिस्टिंक्शन तो कम से कम आना चाहिए, पर 75% तो मिनिमम आना चाहिए। वो क्या होता है? पास 14% में है। जितने मार्क्स का पेपर है उसका 40% आया तो आप पास माने जाएंगे। तो फिर पेरेंट्स को नहीं बताया जाएगा या पेरेंट्स से कहा नहीं जाएगा। नहीं बताया जाएगा मतलब यहाँ ऑफिस की तरफ से, हाँ ऑफिस की तरफ से कॉल नहीं जाएगा।
हाँ, फिर फेल होने पर ना हम और पेरेंट बैठ करके, और डायरेक्टर से भी रहते हैं, 2-3 बार यदि बच्चा लगातार फेल हो रहा है तो सब बैठ करके, और बैठ के कॉफी वॉफी पीते हैं और पूरा डिस्कशन करते हैं। एक बार में थोड़ा वार्न किया जाएगा, 2-3 बार फेल होने का मतलब समझ रहे हैं आप? 40% मार्क्स नहीं आएगा। आप सोचिए, 40% मार्क्स भी नहीं आएगा, चैप्टर वाइज पूछा जा रहा है टेस्ट, तो क्या करेंगे फिर? पढ़ाई मतलब इसका मतलब है कि पढ़ाई एकदम आपका ठीक से नहीं हो रहा है। क्या रतन? समझ गए? इसलिए 40% से ऊपर रखिए। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है ना, तो मतलब बातें कुछ ऐसे होने लगती हैं कि सर बताइए, यदि बच्चा इसी तरह फेल करता रह गया तब क्या होगा? तब क्या होगा सोचिए सर, क्या करेगा जीवन में? अब नहीं सोच रहे हैं पिता, तो तुमको सोचवाया जाता है, तो पिता एकदम अचानक मतलब नहीं सर, हम देख लेंगे। हाँ, यदि यदि गर्ल्स कैंडिडेट रही तो यही कहते हैं, बताइए सर, अब चौका बेलना संभालना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा। पिताजी एकदम डर जाते हैं, नहीं नहीं सर, आज ही से देखिए प्रोफाइल बेहतर होगा। और यदि बॉयज रहा तो कहते हैं, बताइए सर, अब एक ही ऑप्शन बचा है, ठेला चलाना पड़ेगा, और क्या करेगा? और फिर उधर से डायरेक्टर से बोलते हैं, सर वो भी ठीक से नहीं चल पाएगा। समझ गए? आज न्यूटन थर्ड लॉ सोचे थे, बताएं। हो गया?
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए सब लोग, क्वेश्चन लिखिए। तीन अलग अलग केसेस लिए हैं। एक लेफ्ट है जिसमें ब्लॉक रखा हुआ है बेस पर, उसके फ्लोर पर रखा हुआ है। एक में पॉजिटिव एक्सेलेटेड है, बी में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, और सी में नेगेटिव एक्सेलेटेड है। कांस्टेंट है तीनों। तो आपको बताना है तीनों अलग अलग केसेस में नॉर्मल फोर्स बॉक्स पे लगाया गया क्या होगा। ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन ड्रॉ कीजिए, पहले बात मत कीजिए, क्वेश्चन ड्रॉ कीजिए। कल से वो लास्ट वाला जो रो है ना, यहां बैठेगा। हाँ हाँ, फर्स्ट बेंच पर। ठीक है, अब दुर्गा पूजा भी शुरू हो रहा है। हाँ हाँ, आने ही वाला है, माहौल तो पहले ही तैयार हो जाता है। दो दिन का आपको मिलेगा, 9वीं और 10वीं को 2 दिन रख लीजिए उसको। क्या रक्षाबंधन? वो आप लोग कर दिए थे। 2 से 3 दिन मैक्सिमम रहेगा, उससे ज्यादा। पीछे माहौल बनने लगता है, कल से आगे बैठना है तुम लोग को, ठीक है? वो हम जानते हैं ना। हॉस्टल में तो तुम लोग खाना भी ऐसे हॉस्टल में खा नहीं रही हो। चलिए बताइए, कोशिश करिए। फर्स्ट का ए का बताइए पहले। एबीडी हमको बताइए, जस्ट हम एबीडी देख लेंगे, बता देंगे। टेंशन ये नॉर्मल क्या लगेगा वो बताना है आपको। कांटेक्ट है तो नॉर्मल लगेगा ही। कितना आ रहा है नॉर्मल पहले केस में? जी प्लस ए होगा, ए नॉट। ठीक है, और सेकंड केस में? हाँ, जी माइनस ए होगा। हाँ ठीक ठीक। जैसे मैंने बोला था, फ्री फॉल कंडीशन में क्या होता है, यदि ए नॉट का वैल्यू जी के बराबर हो जाए, तो यदि ए नॉट का वैल्यू जी के बराबर होगा तो ये टर्म जीरो हो गया, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। और मैंने बताया था फ्री फॉल कंडीशन में लिफ्ट भी उसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और आप भी उसी एक्सेलरेशन से।
इसीलिए ना लिफ्ट आप पर कोई फोर्स लगाएगा ना आप लिफ्ट पे कोई फोर्स लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन करिए तो इसको। ये हो गया हो तो इसको करिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक लिफ्ट के अंदर में एक वेज रखा हुआ है जिसका मास m है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और वो लिफ्ट पूरा कंप्लीट ये नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये एक छोटा मोटा मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको मीडियम लेवल कर सकते हैं। मतलब रेटिंग देना हो 10 में तो 4 नंबर रेटिंग देंगे इसको टफनेस के मामले में। मतलब 4% टफ है और 60% मतलब 4% 40% टफ है, 60% इजी है। इससे पहला क्वेश्चन वो 1% का था, मतलब 10% इजी था, टफ था, 90% इजी था। चलिए बताइए।
ब्लॉक रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा, रेस्ट पर होगा, लिख देते हैं। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारा क्या चल रहा है? देखिए कॉपी। हैं? ये कहाँ कहाँ से लिख रहे हो तुम? ये कॉपी नहीं है, फेयर कॉपी नहीं है ये। मतलब ऐसे लिखे हो कि उल्टा लिख रहे हो? ये क्या चीज का कॉपी है ये? सिर्फ फिजिक्स इसमें होता है? देखो स्टार्टिंग से। कहाँ से? अच्छा, तो कुछ लेक्चर्स देख के लिखे हो, छूट गया है जो? नहीं लिखे हो? कब लिखना है सोचो। हाँ? अंकित के साथ तुम ही रहता है? तुम्हारा हॉस्टल? हाँ? वो मतलब वो हॉस्टल सेम ही है तुम्हारा? अलग अलग हॉस्टल है? काइनेमेटिक इक्वेशंस भी लगेगा? तुम उतना जगह बचा के क्या कर लोगी? हैं? उतना जगह बचा के क्या, मतलब पेज बचा के क्या फायदा होगा? कोई लेके ऊपर नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। स्पेस बना के लिखो, एकदम सटा सटा के लिखती हो तो आगे कुछ जरूरत होगा तो लिख नहीं पाओगे, जगह नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए हुआ कैसे से सॉल्व? एबिलिटी दिखा दीजिए हमको, एबिलिटी दिखा दीजिए तो बन जाएगा क्वेश्चन। जो स्लाइड कर रहा है ना, जिस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है उसका एक्सेलेरेशन निकाल दीजिए, और एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाल दीजिए, पुट कर दीजिए। जो स्लाइड कर रहा है ना उस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन निकालिए। लेंथ आपको एल दिया हुआ है, तो आपको लेंथ पता है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो यूटी जीरो, तो ए निकाल लेंगे आप, बॉडी का ए निकाल लेंगे तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से टी निकल जाएगा। हाँ, वही तो स्लाइड में जो होगा, तो वो कैसे निकलेगा? फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे मास से, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? करिए, हम बताते हैं, करिए। लिटरली मेरे पर विश्वास रखिए, हवा भी नहीं लगता है बहुत सारे बच्चों को कि कहां से क्वेश्चन उठा है। अभी तो चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको लगता है कि लॉज ऑफ मोशन से है। जब पूरा कंबाइंड टेस्ट लेंगे ना, 8 सब्जेक्ट 8 चैप्टर का एक साथ लेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है। और अभी आपका क्वेश्चन का लेवल एकदम मॉडरेट, एकदम इजीएस्ट लेवल है। जो टेस्ट में पूछा जा रहा है वो इजीएस्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ दम ही नहीं है उसमें। और फ्रिक्शन ऐड करेंगे ना तो फिर दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा, और इसीलिए पहले ज्यादा मेहनत करा रहे हैं। अभी फ्रिक्शन नहीं है। फिजिक्स फिजिक्स है। किसी से नहीं बना, ये तो सबसे पहले कर ही लेना चाहिए आपको।
ये कर लिए हैं, उसका एक और चीज कर लेना चाहिए आपको, है ना। ठीक है, आके स्लाइड इधर ही करेगा ना, तो आप इसको y और इसको x ले सकते हैं। ठीक है, अब याद करिए कि इसमें सीडो फोर्स भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर कहां होना चाहिए, इस पर बैठा होना चाहिए, तो इसी के रिस्पेक्ट में ना इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ग्राउंड का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो तो ऊपर जा रहा होगा। तो आपको इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ये ऑब्जर्वर जो वेज पर बैठा है वो क्या देखेगा कि मान लीजिए 10 सेकेंड हो, 20 सेकेंड हो, कुछ भी सेकेंड हो, तो ब्लॉक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, और ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो एल होगा ना। ठीक, अब हमको सीडो फोर्स उसमें ऐड करना है। अभी तो जितने फोर्सेस लगाने थे लग गए, इसमें और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं, लगेगा क्या? ये कौन सा फोर्सेस है? ये वो फोर्सेस है जो कि ये इसके ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं। अभी उसमें ऐड करना एक बाकी है। तो एक तो हो गया mg जो ग्राउंड लगा रहा है, एक उसका mg cos थीटा कंपोनेंट आ गया, और एक mg sin थीटा कंपोनेंट आ गया। ठीक है, नॉर्मल जो वेज लगा रहा है। ठीक है, तो इस ब्लॉक का एबिलिटी निकला। अब इसमें एक चीज सिर्फ और ऐड करना है, वो क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना। ब्लॉक का मास m है और ये a नॉट होगा, तो इसका ए कंपोनेंट, इधर वाले से हमको मतलब नहीं, हमको इधर वाले से मतलब है। इसका एक कंपोनेंट m a नॉट होगा क्या? और मान लेते इधर आप लेना चाहते हैं, लीजिए, कोई इशू नहीं है, m a नॉट, तो इसका मतलब n बराबर क्या आ गया? m कॉमन लिए तो g cos थीटा, और यहां cos थीटा ले लीजिए, और यहां sin थीटा ले सकते हैं ना। होगा ये एंगल थीटा होगा cos, ये थीटा एंगल होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? जैसे ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 है, तो 90 माइनस थीटा, ये टोटल एंगल। अब ये जितना बचा वो 90 माइनस थीटा, जैसे ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बचेगा, सो दैट दोनों ऐड करके क्या हो जाए 90। तो यहां पर इस डायरेक्शन में ये फोर्सेस हुआ, और यहां पर यहां लिखेंगे कितना, या इसको ऐसे लिख देते हैं m cos थीटा, और यहां हो जाएगा g प्लस ए नॉट, ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए पहले। अब हम बात करते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स का, तो F जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, m a नॉट साइन थीटा और प्लस mg साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो m और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो कॉमन लिए तो a नॉट प्लस g, तो ये F हो गया। अब ये जो हमको एक्सेलेरेशन चाहिए, तो ये किसके बराबर होगा, m इंटू ए के बराबर होगा ना। तो m से m चला गया, तो a बराबर क्या आया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, तो a नॉट प्लस जी साइन थीटा आया। ये कौन सा एक्सेलेरेशन है, जिस एक्सेलेरेशन से ब्लॉक a से b जाएगा। तो हमको एक्सेलेरेशन मिल गया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये टर्म जीरो क्योंकि बॉडी चलना स्टार्ट किया है रेस्ट से, और ये डिस्टेंस कितना होगा l, और यहां 1/2 एक्सेलेरेशन कितना a नॉट प्लस g साइन थीटा होगा, और इंटू टी स्क्वायर, ये टर्म नीचे आएगा, तो 2l डिवीजन में a नॉट प्लस g इंटू साइन थीटा 1/2 बराबर इतना टाइम लगेगा। चार ऑप्शन में एक ये भी ऑप्शन रहेगा।
समझ में आया हो तो बताइए, नहीं आया तो बताइए। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग को ऑब्जर्व करना है क्वेश्चंस को। डाउट है तो पूछिए। उत्कर्ष पांडे, हाँ, पावर 1/2 कहां से आ गया? तो 1/2 कैसे है पूछ रहे हो? डाउट पूछने के तो पिटाते पिटाते रह जाओगे तुम अभी। इस टाइप का क्वेश्चन जेई वगैरह में, मेंस में आता है। ध्यान देने वाली बात है कि ओहो आधा बन गया था। और इधर क्या टॉपर है? नहीं बना? बताइए क्यों नहीं बना? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में कुछ था? नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, और उसके बाद एक सेक्शन खत्म हो जाएगा, बचेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन थोड़ा समय लेगा आपका। समय थ्योरी में नहीं है, समय क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में है। जैसे ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए था।